12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। हाजिर हूं मैं रुमाना एहसार खान। आज की बड़ी राजनीतिक खबरों को डिकोड करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है। मैं जल्दी से आपका परिचय कराती हूँ। आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में अकुश श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह जी, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं विनोद अग्निहोत्री जी और राकेश शुक्ला जी। तो आज की सबसे बड़ी सियासी खबर जिससे हम 12 से 2 पॉलिटिकल शो की शुरुआत करने जा रहे हैं, मोदी सरकार 3.0 के संसद में फर्स्ट डे फर्स्ट शो से जुड़ी ये पहली खबर है। आज लोकसभा में सांसदों को शपथ दिलाई जा रही है। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने सांसदों को शपथ दिलाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वीं लोकसभा में सांसद के तौर पर शपथ ली। संसद के भीतर शपथ ग्रहण से पहले एनडीए के कई सांसदों ने नई संसद की सीढ़ियों पर बाकायदा माथा टेक कर आशीर्वाद लेते हुए एंट्री ली। सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से मुखातिब हुए पीएम मोदी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में 3 गुना मेहनत करेंगे और परिणाम भी 3 गुना बेहतर हासिल करके दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि लगातार तीसरी बार सेवा करने का मौका इस सरकार को मिला है। मतलब बिल्कुल साफ है कि सरकार की नीयत, सरकार की नीति और जनता के प्रति सरकार के समर्पण पर देश की जनता ने मुहर लगाई। माननीय सभी सांसदों से देश को बहुत सी अपेक्षाएं हैं। मैं सभी सांसदों से आग्रह करूंगा कि जनहित के लिए, लोक सेवा के लिए हम इस अवसर का उपयोग करें और हर संभव हम जनहित में कदम उठाएं। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है। लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उस पर खरा उतरेगा। हालांकि इससे पहले विपक्ष के सांसद हाथ में संविधान की कॉपी लेकर संसद भवन पहुंचे। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में कांग्रेस और विपक्ष के अन्य दलों ने संविधान की प्रति के साथ प्रोटेस्ट किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद भी अपने नेता अखिलेश यादव की अगुवाई में संविधान की कॉपी लेकर संसद भवन परिसर पहुंचे। विपक्ष की तरफ से संविधान की प्रति लेकर हाथ में विरोध किया जा रहा है, नारेबाजी की गई है। संसदीय परंपरा की याद दिलाने का काम विपक्ष कह रहा है हम कर रहे हैं। इस सरकार को संविधान से ही चलना होगा, ये विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। संविधान का रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम बंद करो संविधान का तोड़ना। तो संसद में विपक्ष का ये प्रदर्शन और इस दौरान सोनिया गांधी जो हैं, मीडिया से उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि देश का संविधान बोलेगा, ये कहना था सोनिया गांधी का। सोनिया गांधी भी इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रही थी। हालांकि अब जानते हैं सोनिया गांधी जो हैं अब वो लोकसभा की सदस्य नहीं, राज्यसभा की वो सदस्य हैं। और आज 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जिसमें जितने नए चुनकर सांसद पहुंचे हैं उनके शपथ लेने का सिलसिला जारी है। और इस मौके पर विपक्ष ने एकजुटता दिखाई। सोनिया गांधी जो राज्यसभा सांसद हैं वो भी संसद भवन परिसर में मौजूद थी और जो विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा था उसका हिस्सा थी। संविधान की कॉपी हाथ में, किस तरह से आप बताना चाहते हैं कि संविधान का ये बोलने का संविधान, मैम संविधान की कॉपी हाथ में, किस तरह से आप बताना चाहते हैं कि संविधान का ये बोलने का संविधान, मैम संविधान की कॉपी हाथ में, किस तरह से आप बताना चाहते हैं कि संविधान का ये बोलने का संविधान। तो ये वैसे ही संविधान के प्रति, इस तरीके के संविधान के प्रति आपने इस पूरे 24 चुनाव में प्रचार के दौरान राहुल गांधी के हाथ में देखी थी, ये लाल रंग के कवर वाली, जिसको लेकर राहुल गांधी की तरफ से लगातार इस चुनाव में ये कहा गया कि अगर 400 पार वाला जो लक्ष्य है वो बीजेपी साध ले जाती है तो फिर देश में बीजेपी संविधान बदल देगी और जो आरक्षण है वो खतरे में आ जाएगा। इसी को लेकर बीजेपी अब तैयारी कर रही है। बीजेपी संविधान के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने के लिए कल से अभियान भी चलाने वाली है।
इमरजेंसी की सालगिरह के मौके पर कल देश भर में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बीजेपी का कहना है विपक्ष ने संविधान के नाम पर झूठ बोला और झूठ बोलकर चुनाव में बेहतर नंबर हासिल किए। इसी को लेकर बीजेपी की तरफ से अब एक अभियान कल से चलाया जाएगा। तो विपक्ष के संविधान वाले अभियान के जवाब में पीएम मोदी ने बीजेपी का एजेंडा भी सेट कर दिया। संसद सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी की याद भी दिलाई। 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। और आइए सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, अंकित गुप्ता, अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक उपाध्याय से पहले जानते हैं कि वो संविधान जिसकी प्रति लेकर विपक्ष की तरफ से आज भी सदन में भीतर मार्च किया गया और वहां पर भी वो संविधान की प्रतियां दिखाते हुए विपक्ष के सांसद नजर आए, उसी को जवाब देने के लिए अब संविधान के जरिए ही बीजेपी ने भी रणनीति बना ली है विपक्ष को घेरने की। अभिषेक। बिल्कुल रोमाना, देखिए बीजेपी को इस बात का एहसास है कि सबसे बड़ा मुद्दा जिसने बीजेपी को चोट पहुंचाई वो संविधान का मुद्दा रहा। खासतौर पर यूपी में जहां बीजेपी को नुकसान हुआ वहां संविधान का मुद्दा ऐसा मुद्दा था, वो नैरेटिव चला गया। वो नैरेटिव उस वोट बैंक में चला गया जिसे बीजेपी ने 2014 से लेकर के अब तक बड़ी मुश्किल से सपा और बसपा से तोड़ करके अपने साथ में लिया था। वहां पर ये नैरेटिव चला गया और इसीलिए अब बीजेपी इसी मुद्दे पे काम कर रही है। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, यूपी में अब ऐसे कई सारे सम्मेलन होने जा रहे हैं जहां पर उन्हीं जातियों में इस इशू को एड्रेस किया जाएगा कि हम संविधान बदलने जैसा कोई कदम कभी उठाने की सोच भी नहीं सकते हैं। ये झूठा नैरेटिव फैलाया गया था और कल पूरे देश भर में 50 साल पूरे होने पर रोमाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो बीजेपी युद्ध स्तर पर इस काम को करने जा रही है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अगर ये काउंटर नहीं हुआ तो 2027 में जो यूपी का विधानसभा चुनाव है और अभी जो 10 उपचुनाव यूपी में होने जा रहे हैं, ये दोनों फंसेंगे। और इसके अलावा हरियाणा में, महाराष्ट्र में जहां जहां चुनाव है वहां यही मुद्दा गरमाएगा। इसलिए समय रहते इस मुद्दे को एड्रेस करने की बीजेपी कवायद कर रही है। तो मतलब अंकित गुप्ता, भले ही इस बार विपक्ष जो है वो संविधान को लेकर बेहतर नंबर चुनाव में हासिल कर पाया हो, लेकिन अब आने वाले समय में बीजेपी ने कमर कस ली है उसी संविधान के जरिए विपक्ष को आईना दिखाने और विपक्ष की घेराबंदी की। अंकित जी बिल्कुल रोमाना, और इसकी जो देखिए तस्दीक वहीं से हो जाती है जब एनडीए की बैठक थी और जो संविधान भवन के सेंट्रल हॉल में हो रही थी, तो उस दौरान प्रधानमंत्री जब उस भवन में पहुंचे तो सबसे पहले संविधान के सामने ही जाकर के सिर नमन किया, सिर झुकाया और उसके बाद में बैठक में आगे शरीक हुए थे। तो एक तरह से सरकार और खुद प्रधानमंत्री के स्तर से लगातार ये संदेश देने की कोशिश है कि संविधान सर्वोपरि है, जिसका सम्मान जो है सरकार और मोदी सरकार के तमाम नेता करते रहे हैं। विपक्ष ने एक भ्रम फैलाने की कोशिश की है और उसी का जवाब देने के लिए इस तरीके से जो है ये योजना पर काम चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की माने तो आज हमने जो देखा है, अब से करीबन 1 घंटे पहले जब जो है सदन की कार्रवाई शुरू हुई है लोकसभा की, उससे 15 मिनट पहले तमाम विपक्षी सांसद अपने हाथों में उसी संविधान की कॉपी लेकर के नए संसद भवन में दाखिल हुए हैं। तो दोनों तरफ से संविधान का मुद्दा इस वक्त जो है सर्वोपरि है, अगर ये कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। विपक्ष यही बताने की कोशिश कर रहा है कि मौजूदा संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश है, उसका अपमान किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा, जबकि मोदी सरकार के तमाम
नेता और खुद प्रधानमंत्री लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि संविधान को कोई छू भी नहीं सकता और संविधान सर्वोपरि है, और इसकी तस्दीक खुद प्रधानमंत्री कई बार कई मौकों पर करते रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और आइए वो सवाल जिसको लेकर हम चर्चा यहाँ पर करेंगे वो जरा दिखा देते हैं दर्शकों को। सवाल हमने खासतौर से तैयार किया कि साहब ये नैरेटिव वाला जो पूरा घमासान है, विपक्ष के हाथ में संविधान है, महत्वपूर्ण यही हो जाता है विनोद जी कि अभी आज की तारीख में संविधान जो है वो विपक्ष के सांसदों के हाथ में है, और उसी को अपनी तरफ लाने के लिए ये कवायद बीजेपी की कितनी कामयाबी मिलेगी? संविधान की प्रति उनके हाथ में है, संविधान तो किसी के हाथ में नहीं है, संविधान के हाथ में सब है, हम सब। लेकिन मुझे लगता है, मैं तो बड़ा खुश हूँ, कम से कम संविधान जैसे मुद्दे पर चर्चा हो रही है, राजनीतिक विमर्श हो रहा है कि संविधान की रक्षा के लिए विपक्ष भी कृत संकल्प है, सत्ता पक्ष भी कृत संकल्प है। तो ये एक सुखद स्थिति है अगर हम अपने संविधान के प्रति इतना ज़्यादा प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि आमतौर पर प्रतिबद्धता तो सब दोहराते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर उल्लंघन किया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा जो जहाँ सत्ता में है, तो संवैधानिक मर्यादा का, संवैधानिक परंपराओं का और संविधान के प्रावधानों का ही किया जाता है। बात मुझे लगता है कि चुनाव में जिस तरह मुद्दा बना, देखिए चुनाव में मुद्दा कैसे बना, चुनाव में मुद्दा ये बना कि जब 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया और उसके बाद भाजपा के कुछ नेताओं ने जिस तरह बयान दिए, वो कर्नाटक में अयोध्या के लल्लू सिंह जी सब ने, कि अगर 400 पार सीटें हमें इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदलेंगे, ठीक है। उसने विपक्ष को मुद्दा दे दिया और विपक्ष ने उस मुद्दे को उठा लिया। भाजपा ने उसका प्रतिकार सही तरीके से नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर अपनी सभाओं में कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर भी संविधान नहीं बदल सकते, लेकिन लोगों में उसका उतना असर नहीं पड़ा और विपक्ष इस मुद्दे को उसने चुनावी मुद्दा बना दिया। देखो, चुनाव में विपक्ष ने अपने नंबर भले ही बढ़ा लिए हों, जो एक आंकलन आ रहा है इस संविधान वाले मुद्दे से, लेकिन प्रोफेसर साहब यहाँ सवाल ये बड़ा हो जाता है कि चुनाव के नतीजों के बाद भी जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है वो संविधान की प्रति हाथ में लेकर अपना कदम बढ़ाता हुआ आगे नजर आ रहा है, ये इमरजेंसी वाला कलंक, ये तो दुखती रह गई विपक्ष की। तो यहाँ पर विपक्ष ने अपने लिए खुद ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर लिया है क्या? बिल्कुल, मुझे लगता है कि विपक्ष जो है वो एक कोशिश ये कर रहा है कि जो भी उसको उत्साह मिला, जो भी उसको सफलता मिली पिछले चुनाव में, उसको ये सोचना कि सिर्फ संविधान के मुद्दे पे ही वो सफलता मिल गई। मुझे लगता है कुछ और भी छोटे मोटे स्थानीय मुद्दे रहे होंगे जिन मुद्दों के कारण उनको सफलता मिली। रोमाना जी, ये समझना पड़ेगा कि हमारा देश और हमारी लोकतंत्र जो है वो एक संवैधानिक लोकतंत्र है, अर्थात लोकतांत्रिक पद्धति संविधान में जो वर्णित आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, प्रक्रियाएं हैं, उसके हिसाब से चलती है। अगर जी जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष ने तो ये कहा कि ये अगर 400 आएगा तो ये करेंगे। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि अगर कोई स्टैब्लिश्ड और प्रूवन फैक्ट है तो ये है कि संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम उन्हीं लोगों ने किया जो चुनाव में जाकर ये कह रहे थे कि हम संविधान को बचाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड तो उनका है। और इसी का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया कि 25 जून की तारीख ये देश भूल नहीं सकता। वो 50 साल पहले 25 जून का ही दिन था जब इस देश के लोकतंत्र पर काला धब्बा लगा था। देखिए, विपक्ष जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, हाथ में संविधान की प्रतियां हैं। इस मौके पर राहुल गांधी भी नजर आए और राहुल गांधी ने एक बयान दिया, संविधान पर हमला प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये कहना है राहुल गांधी का, हमें संविधान पर हमला मंजूर नहीं है। तो कुल मिलाकर अब की बार लग रहा है पक्ष विपक्ष में संविधान पर जोरदार आर पार। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। ये देखिए, संविधान पर पीएम मोदी हमला कर रहे हैं, हम ये होने नहीं देंगे। इस तरीके की बातें जो है वो विपक्ष की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से दोहराई जा रही हैं। सोनिया गांधी को हमने सुनाया, वो कह रही थी कि साहब मैं नहीं बोलूंगी, संविधान ही सब कुछ बोलेगा। और ऐसे में ये जो टकराव की स्थिति है, इसी को लेकर एक और सवाल जो आपके सामने हम लेकर आने वाले हैं, ये पक्ष विपक्ष के बीच जो आर पार, इसी को लेकर सवाल बड़ा हो जाता है कि संसद में टकराव की डगर, विपक्ष के तेवर का ये महज ट्रेलर भर है अक्कू जी, क्योंकि अभी तो ये जो आर पार थी वो प्रोटेम स्पीकर पर किस तरीके से हुई हमने देखा। अभी तो स्पीकर का चुनाव होना है सर।
देखिए, ट्रेलर ही कहा जाएगा, हर चीज़ का एक ट्रेलर होता है। अभी तो बहुत लंबी लड़ाई है, 5 साल तक है, तो एक दिन में ट्रेलर बन जाएगा तो भी गनीमत है। वो ट्रेलर नहीं है, मुझे लगता है ये सब फिलर भेजे जा रहे हैं और फिलर की तरीके से है। संविधान की, हाँ, प्रोमो कह सकते हैं। संविधान प्रोमो भी बाद में बनता है जब पूरा काम हो जाता है। तो संविधान का जहाँ तक सवाल है, संविधान के गुटका संस्करण लेकर के राहुल गांधी और उनकी टीम चल रही है। दूसरी तरफ बाकी समाजवादी और वो जो है सचमुच की कुछ किताबें लेकर के जो संविधान के ऊपर है वो लेकर के चल रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है विपक्ष भी यहाँ पर संविधान को लेकर के बहुत हल्के तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा है, और वो वैसे ही कर रहा है जैसे सरकार की कुछ नीतियाँ ऐसी होती हैं कि नहीं नहीं साहब हमने तो बड़ा बदलाव कर दिया, जबकि बदलाव कम लेवल पे होते हैं। उसी तरीके से विपक्ष का काम भी संविधान को लेकर के हो रहा है। ये संविधान जो जिसको लेकर के सत्ता पाई गई है, ये विपक्ष में बड़ी भूमिका पाई गई है, वो बड़ी भूमिका पाने का एक गरूर है। और अगर वो आगे इसी तरीके से कायम रहा और सचमुच के मुद्दे पर, सचमुच के गरीबों के मुद्दे पर, सचमुच के नीट के मुद्दे पर, सचमुच के और मुद्दे पर काम नहीं किया गया, तो ये भी एक धीरे धीरे फुस हो जाएगा। अगर ज़मीनी तरीके से इस पर काम नहीं किया विपक्ष ने और सत्ता पक्ष ने उसको अपने तरीके से ठीक से कैटर नहीं किया, समस्याओं को हल नहीं किया। ठीक है, तो सर जो सवाल था ना, आप उसके जवाब देते देते बहुत दूर निकल गए। हमारा सवाल जो है वो अभी हाल का ये जो पहला सत्र शुरू हुआ इसी को लेकर। राकेश शुक्ला जी, ये संसद में टकराव की डगर और उसका जो विपक्ष के तेवर से ट्रेलर देखने के लिए मिल रहा है, इसको लेकर मेरा सवाल था कि ये ट्रेलर दिखा रहा है कि पिक्चर जो है वो कितनी एक्शन पैक्ड होने वाली है। यही सत्र जिसमें स्पीकर का चुनाव होना है, यही सत्र जिसमें डिप्टी स्पीकर किस दल से बनाया जाएगा इसको लेकर फैसला होगा, यही सत्र जिसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण और उस अभिभाषण पर चर्चा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से धन्यवाद दिया जाएगा। उसी का ये ट्रेलर विपक्ष के तेवर वाला दिख रहा है कि विपक्ष आसान नहीं होने देने वाली सत्ता पक्ष की राह। देखिए, जो संसद का जो पहला शो है वो निराशाजनक रहा। विपक्ष ने जिस तरीके की भूमिका निभाई उससे ये साफ हो रहा है कि वो बहुत आक्रामक रहने वाला है। अब चुनौती दोनों को है, सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी है। सत्ता पक्ष के सामने चुनौती ये है कि उनको अपने विधेयक पारित कराने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। अब विपक्ष के सामने चुनौती ये है कि वो सदन को ज़्यादा से ज़्यादा चलाकर और सरकार की नीतियों के खिलाफ बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर सके। अब ऐसे में जब दोनों की भूमिकाएं हैं, वो भूमिकाएं कितनी सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से निभाई जा सकती है, आज के ट्रेलर से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन रहने वाला नहीं है। क्योंकि आज कम से कम मेरा मत है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को सदन में एक साथ रहना चाहिए। प्रोटेम स्पीकर जैसे छोटे से मामले को तूल नहीं देना चाहिए। विरोध के 5 साल में बहुत सारे अवसर आएंगे और उस अवसर पे ही सत्ता पक्ष को घेरने का कदम उठाते। आज का प्रदर्शन मुझे लगता है ठीक नहीं था। ठीक है, आप कह रहे हैं कि प्रोटेम स्पीकर वाले मुद्दे को विपक्ष को ऐसे नहीं उठाना चाहिए, तो आप कह रहे हैं कि विपक्ष की जो आक्रामकता है वो आपको निराश कर रही है। देखिए, 18वीं लोकसभा की शुरुआत आज से इस रूप में कि जो नए चुनकर सांसद आए हैं वो शपथ ले रहे हैं और ऐसे में प्रोटेम स्पीकर जो शपथ दिला रहे हैं, लेकिन प्रोटेम स्पीकर को लेकर ही पक्ष और विपक्ष के बीच एक तरीके से जो तकरार देखने के लिए मिली है, उसके बाद सवाल बड़ा हो जाता है कि प्रोटेम विवाद बहाना सरकार पर दबाव है बनाना। और जिस बात को छोड़ा था राकेश शुक्ला जी ने कि साहब विपक्ष जो है वो आक्रामकता उसकी निराश कर रही है, आपको भी लगता है कि विपक्ष का रुख गलत है? नहीं, मुझे लगता है मैं विपक्ष का रुख गलत है, सरकार का रुख भी सही नहीं है। सवाल यह है कि प्रोटेम स्पीकर जो है कोई इतनी बड़ी पोस्ट नहीं होती जिस पे आप नाक का सवाल लें, लेकिन दोनों ने इसको अपनी नाक का सवाल बना लिया है। सरकार ये संदेश देना चाहती है कि हम वैसे ही चलेंगे जैसे पहले 10 साल चले हैं, प्रोटेम स्पीकर हम अपने हिसाब से बनाएंगे। विपक्ष कहता है कि हम 10 साल की तरह आपको चलने नहीं देंगे। तो ये नाक का सवाल बन गया दोनों के बीच में। आमतौर पर सरकार अगर विपक्ष की बात मान लेती तो झंझट नहीं होता और विपक्ष भी अपना विरोध का बयान दे करके खत्म कर देता इस बात को, ठीक है, और जाता। तो दोनों तरफ से अगर थोड़ी गुंजाइश होती तो ये नौबत नहीं आती। तो दोनों अड़े हुए हैं। हमारे यहाँ कहावत है ना कि किसके हम तारीफ, मतलब शिवा को सराहूं कि सराहूं छत्रसाल को, तो किसको हम जो है वो करें। मुझे लगता है कि आज के दिन, पहले दिन एक सहमति बना करके संसद सत्र की शुरुआत करने की जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी तो सरकार की थी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी को रीच आउट करना चाहिए था विपक्ष की तरफ और साथ ही साथ फिर विपक्ष को उस पर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। नहीं सर, इसको इस तरीके से क्यों ना देखा जाए कि विपक्ष जो है वो शायद अभी तक सच्चाई स्वीकार नहीं कर पाया।
विपक्ष जो है वो सिर्फ इतनी ही तस्वीर देखना चाहता है कि बीजेपी अपने दम पर 272 हासिल नहीं कर पाई है, बीजेपी 240 पर रुक गई है, जबकि पूरी पिक्चर ये है कि एनडीए 293 पर है। शायद ये वो सच है, बुनियादी सच, जिसे विपक्ष स्वीकार नहीं कर पा रहा है और इसी वजह से ये आर पार देखने के लिए मिल रहा है। अगली खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। बड़ी खबर है, नीट यूजी पेपर लीक मामले के तार जो हैं अब वो बिहार, गुजरात के बाद महाराष्ट्र से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र से पहली गिरफ्तारी हुई है। लातूर पुलिस ने जलील खान पठान नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आज पठान को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। लातूर में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 3 टीचर समेत 4 लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं सूरज ओझा से, ये जो महाराष्ट्र से गिरफ्तारी हुई है और जो 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, इनकी भूमिका नीट यूजी पेपर लीक मामले में क्या सामने आ रही है अभी तक? सूरज, सूरज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है। इस मामले में अभी तक जिस तरीके से गुजरात का एक गोधरा मॉडल सामने आया, बिहार, वहां पर इस मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं और अब इस मामले के तार महाराष्ट्र में भी फैले हुए नजर आ रहे हैं। लातूर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। लातूर में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है, जिनमें से 3 जो हैं वो शिक्षक बताए जा रहे हैं। नीट मामले में जंतर मंतर पर एनएसयूआई का प्रोटेस्ट भी जारी है। संसद का घेराव करने के लिए आगे बढ़ने की तैयारी एनएसयूआई की। एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र कुमार दिव्यांकर यहीं पर मौजूद हैं। जरा आपको लेकर चलते हैं सीधे ग्राउंड पर और जानते हैं। जैनेन्द्र, आप जहां पर मौजूद है पहले जरा वहां की तस्वीर दिखा दीजिए, उसके बाद दिव्यांकर आपके पास आऊंगी मैं। जैनेन्द्र। बिल्कुल रोमाना, एनएसयूआई प्रदर्शन कर रही है जंतर मंतर पर और दोबारा से नीट परीक्षा की मांग कर रही है। मेरे साथ एक नीट के अभ्यर्थी भी हैं और इनसे बात करते हैं। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार ने अब सीबीआई को दे दिया है ये मामला, एनटीए के प्रमुख बदले जा चुके हैं, कई छात्रों को बार किया गया है। ये जो कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, कितने संतुष्ट हैं आप और क्या अब आप लोगों की आगे मांग? हाँ, हम थोड़े संतुष्ट हैं, लेकिन आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं? आपको ये काम तो पहले ही स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। अगर आपको सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कराना था थोड़ा जल्दी भी कर सकते थे, आपने इतना लेट क्यों कर दिया? अगर इस तरीके से लेट करते रहोगे तो जिसने चोरी करी है वो लोग तो अपने सारे सबूत छिपा देंगे ना। जब आपको सीबीआई पता था कि गलतियां हुई हैं तो ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन आप पहले भी तो करवा सकते थे। आप इस चीज को लेट क्यों कर रहे हैं? अब आप रीनीट का कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तक रीनीट का कोई भी आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि कब रीनीट करेंगे आप। आपको लगता है कि सरकार के मोर्चे पर देरी हुई है इसकी गंभीरता को समझने में? हाँ, बिल्कुल देरी करी है। ये देरी क्यों करी गई है? उनको खुद पता चल जाना चाहिए था कि अगर पेपर लीक हुआ तो उस पर तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि इतना लेट नहीं करना चाहिए था इस चीज को। तो आप सुन रहे हैं क्या कहा जा रहा है कि सरकार ने देरी की। हालांकि सीबीआई जांच जो अब सरकार ने रेफर किया सीबीआई को, इसकी मांग तो लगभग 3 हफ्ते से कर रहे थे नीट के छात्र, लेकिन अभी भी जो बुनियादी मांग है कि दोबारा नीट की परीक्षा करवाई जाए, इसको लेकर के अभी भी जो तमाम विपक्षी दल हैं, उनके छात्र संगठन हैं और छात्र हैं, वो सभी सड़कों पर हैं और जंतर मंतर पर फिलहाल एनएसयूआई का प्रदर्शन चल रहा है। अगर आपके पास समय हो तो आपके पास जैनेन्द्र आप रहिए हमारे साथ। और इस बीच देखिए, एक तरफ तो ये छात्र जो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ इस मामले में अब जांच जो है सीबीआई ने वो तेज कर दी है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम आज पटना पहुंचने वाली है। सीबीआई की टीम पेपर लीक मामले से जुड़ी सभी फाइल्स देगी और केस को आज ही टेक ओवर करने जा रही है। बिहार, पटना में ईओयू ने जिस तरीके से जांच इस मामले में की, उसके बाद ये गुत्थी जो है वो काफी हद तक बिहार में सुलझती हुई नजर आई, लेकिन इसके तार और कहां तक फैले हुए हैं, इसी को लेकर अब सीबीआई को ये जांच सौंपी गई है और आज ही सीबीआई ये जांच टेक ओवर करेगी। बिहार पहुंचने वाली है सीबीआई की टीम। वहीं दूसरी तरफ सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। वो कह रहे हैं कि नीट पेपर लीक मामले के किंग पिन को बचाने की कोशिश की जा रही है और उस किंग पिन का जो संबंध है, जो ताल्लुक है, वो कैसे जेडीयू तक वो पहुंचा रहे हैं, जरा सुनिए। ये आज का इंडियन एक्सप्रेस है। स्क्रैप से 68 सवाल सिमिलर मिले हैं, स्क्रैप से, बाकी जला दिए गए होंगे। 200 सवाल होते हैं, 68 सवाल रद्दी से, स्क्रैप से वही मिले हैं। अब इस परीक्षा को क्लीन चिट देने वाले धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछना चाहूंगा, कहां हो भाई? क्या कर रहे हैं आप? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
तो सुन रहे थे आप, आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब पेपर तो लीक हुआ है ना, उसके तो सबूत मिल गए हैं और ऐसे में 200 सवाल होते हैं और उसमें से करीब 60 से ज्यादा जो सवाल हैं वो स्क्रैप से हासिल कर लिए गए हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जब वहां पर ईओयू की तरफ से जांच हो रही थी तो उसमें वो जले हुए प्रश्न पत्र के हिस्से मिले हैं। उसी के आधार पर ये बड़ा दावा जो आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसे में अगर पेपर लीक हुआ तो फिर अभी तक वो पेपर जो है वो पेपर रद्द क्यों नहीं किया गया, ये वो बड़ा सवाल है जो आरजेडी और अन्य जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से उठाया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब लोकसभा के भीतर 18वीं लोकसभा में बतौर सांसद शपथ लेने के लिए पहुंचे तो वहां पर नारेबाजी हुई थी। वहां पर जोरदार नारे विपक्ष की तरफ से लगाए गए थे। विपक्ष आक्रामक है, सुनाते हैं आपको। ମୁଁ धर्मेंद्र प्रधान लोकसभार सदस्य रूपे निर्वाचित होई ईश्वर नाम शपथ करुअछि। तो ये आपने सुना किस तरीके से बाकायदा नारेबाजी की गई जिस समय धर्मेंद्र प्रधान जो है वो शपथ लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे लोकसभा में। और अब वो सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे, 4 राज्यों तक धांधली के तार, नीट रद्द करेगी सरकार, ये सवाल बड़ा है क्योंकि यही शिक्षा मंत्री जिनको लेकर विपक्ष की तरफ से नारेबाजी हो रही है। प्रोफेसर साहब, ये तो कल तक इनका बयान यही था कि साहब ये कुछ हिस्सों में, कुछ सेंटर्स पर, स्पेसिफिक एरियाज के अंदर हुआ है, तो अभी तक के संकेतों से सरकार की लग नहीं रहा है कि सरकार पूरी परीक्षा को रद्द करने की मंशा रखती है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो कहा जा रहा है कि इन्होंने तो बिल्कुल क्लीन चिट दे दिया था, अगर वो क्लीन चिट दे दिया होता तो फिर ये सीबीआई को सुपुर्द क्यों किया जाता। तो ये तो बिल्कुल सही है कि कुछ धांधलियां हुई हैं। अब ये देखना है कि वो धांधलियों का जो पेरिफेरी है वो कितनी दूर तक जाता है, कितने उसका जो क्षैतिज विस्तार है, जो ज्योग्राफिकल रीच है वो कितने दूर तक है। अभी तक की जांच में तो ये सामने निकल कर आ रहा है कि पूर्वी भारत बिहार से लेकर पश्चिमी भारत गुजरात और महाराष्ट्र तक में फैला हुआ है। ठीक है, वो आप उसको उस दृष्टि से देख सकते हैं। देखना ये होता है कि वो 24-25 लाख जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इसकी परीक्षा दी है उसमें से कितना वो उस प्रकार से प्रभावित है। ये बात बिल्कुल, लेकिन मैं मानता हूं कि एनटीए के कार्यप्रणाली में और एनटीए का जो संगठन है या जिस तरीके से वो काम करती है उसमें आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। आप अगर देखेंगे रोमाना जी, तो 1992 से लेकर जिस प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी एनटीए की स्थापना में, वो जाकर 2017 में पूरी होती है। तो जिस संगठन को बनाने में ही इतने साल लगे, आप समझ सकते हैं कि लैक्सिटी कितनी रही होगी। और 2017 के बाद से भी अगर आप देखें तो पिछले 6-7 वर्षों में सिर्फ 2 ही ऐसे वर्ष हैं जहां पर एनटीए का जो कार्य करने का तरीका था उस पर प्रश्न नहीं उठे, नहीं तो लगातार प्रश्न उठते रहे। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक तरफ जांच भी होनी चाहिए, त्वरित जांच होनी चाहिए, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो निर्दोष लोग हैं, आप देखिए अभी रीटेस्ट हुआ। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं जरा जल्दी से लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद है और जैनेंद्र के साथ वो एनएसयूआई की तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसी के नेता मौजूद हैं। जैनेंद्र, यहाँ सवाल ये होता है कि ये लोग जो एक ब्लैंकेट मांग कर रहे हैं ना कि साहब नीट का पेपर ही रद्द कर दिया जाए, तो वो छात्र जिन्होंने मेहनत की, कहीं ना कहीं सब छात्रों को कुछ एक एरियाज में ही अगर गलती हुई है उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो भला थोड़ा समय इंतजार क्यों ना कर लिया जाए, जांच होने दी जाए, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी और सरकार फैसला ले लेगी। जैनेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, देखिए वरुण चौधरी है, वरुण आप लाइव एबीपी न्यूज पर एनएसयूआई के प्रेसिडेंट हैं। सरकार ने कई कदम उठाए हैं, आप लोग जो मांग कर रहे हैं दोबारा परीक्षा कराने की, इसमें वो छात्र जिन्होंने मेहनत करके परीक्षा पास की है उनके हक की बात भी तो होनी चाहिए। आप लोग थोड़ा इंतजार। देखिए, जिन छात्रों ने मेहनत करी है वो छात्र दोबारा एग्जाम दे सकते हैं, वो काबिल छात्र हैं, हमें उनकी भी चिंता है। लेकिन ज्यादातर जो 22-23 लाख छात्र हैं जिनके साथ धोखा हुआ है उनके में बात करनी पड़ेगी। और जो एफआईआर हुई हैं बिहार में वो मैंने नहीं करी, वो इसी एनडीए की सरकार ने एफआईआर करी है, जिससे ये साबित हो जाता है कि ये पेपर लीक हुआ था। जब पेपर लीक हुआ है तो हम जब उन्होंने नेट का पेपर दोबारा करा दिया, नीट पीजी का पेपर पोस्टपोन कर दिया, तो ऐसी क्या मजबूरियां हैं धर्मेंद्र प्रधान जी की जो नीट का पेपर वो दोबारा होने दीजिए ना। आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, सरकार ने मान लिया उस मांग। ये नीट का जो पेपर का समय है ये 3 महीने बाद जांच कर नहीं हो सकता, इमीडिएट जांच करें 2-3 दिन में और दोबारा कराएं। और अब जांच का कोई विकल्प बचा नहीं है
क्योंकि खुले तौर पर पता लग गया है। अनुराग छात्र ने खुद बता दिया, मुझे पेपर मिला था। तो अब जांच मीडिया के माध्यम से, मीडिया ने जांच करके दे दी, जो जांच सरकार को करनी चाहिए थी वो जांच हम छात्रों ने करके दे दी। संसद में जब धर्मेंद्र प्रधान ने शपथ ली उस समय भी इस मुद्दे को विपक्षी सांसदों ने उठाया। आप लोग सड़क की लड़ाई क्या जारी रखें? हम सड़क की लड़ाई जारी रखेंगे। हमारा अगला प्रदर्शन अब उड़ीसा में धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर होगा। अब ये प्रदर्शन उड़ीसा से चालू होगा। हम पूरे उड़ीसा को भी बताएंगे, उसके परिवार वालों को बताएंगे किस तरीके से नीट के छात्रों के पार्लियामेंट को खुले तौर पर भेजा। हम पार्लियामेंट तक अभी मार्च करेंगे और हमारी 2 ही मांगे हैं, नीट का पेपर दोबारा कराएं और इमीडिएटली एनटीए को बैन करें। एनटीए को बैन करें और नीट की परीक्षा दोबारा कराएं, ये मांग एनएसयूआई की और तमाम जो अपनी ये मांग दोहराते हुए और संसद की तरफ कूच भी करेंगे ये छात्र। आप रहिएगा मेरे साथ, आगे कोई भी अपडेट होगा तो दोबारा आपका रुख करूंगी। फिलहाल जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। अंकुर जी, आपको क्या लग रहा है, सामान्य समझ क्या कहती है? ये नीट की परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए सरकार को, जबरदस्ती इसको स्ट्रेच किया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक नीट का सवाल है वो अब पैन इंडिया रूप ले चुका गड़बड़ियों के मामले में, और उत्तर दक्षिण जो भी हुआ वो तो हुआ ही है। लेकिन ऐसे में घुन के साथ गेहूं पिसता है तब तक तो गनीमत होती है, लेकिन यहाँ तो ये है कि घुन के साथ मतलब घुनी घुन है और उसमें गेहूं जरा सा रह गया है, तो वो बड़ी भारी दिक्कत हो गई है। तो इस तरीके से आपको एक फ़ैसला लेना होगा और उन छात्रों को दोबारा सबको एग्ज़ाम कराना पड़ेगा और तभी ये संभव होगा। ये बात दूसरी कि सबके लिए वो जो अगला संडे होगा, जो एग्ज़ाम वाला दिन होगा, कितना उनके पक्ष में जाता है विपक्ष में जाता है, ये भी होता है। मेहनती बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन निकल तो बहुत ही कम पाते। जिसका उस दिन का संडे अच्छा होता है वो उसकी किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल होता है, तो हटाना तो पड़ेगा ही इसको। मतलब बच्चों का मामला नहीं है, बल्कि 72 लाख से ज़्यादा परिवारों का मामला है और सरकार इस पे अपना गर्दन बचा के चलना चाहती, इसलिए वो 8 जुलाई का इंतजार कर रही है कि किसी तरह से 8 जुलाई पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगा सरकार उसके हिसाब से चलेगी। तब तक के लिए कई तरह की जांच कमेटियां बैठाई गई हैं और वो जांच कमेटी उस गति पे चलेगी। और 8 तारीख को, क्योंकि सरकार के सामने मुसीबत ये है कि यदि 24 लाख बच्चों मेरी परीक्षा निरस्त करती है तो 24 लाख नाराज होंगे, और नहीं निरस्त करती तो 24 लाख नाराज होंगे, क्योंकि ये आइडेंटिफाई अभी नहीं हुआ है कि कितने बच्चे लाभार्थी हैं। ऐसे में सरकार अपना गर्दन बचा के सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की डेट का इंतजार कर रही है कि 8 जुलाई आए और कोर्ट का रुख सामने आए, उसके हिसाब से जो कोर्ट कहेगा वो हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि 8 जुलाई को इस मामले में 1 मिनट आगे सुनवाई होनी है ना। सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख दी है जिसमें एनटीए सरकार सबको अपना अपना पक्ष देना है। लेकिन सवाल यह है, जो बात राकेश शुक्ला जी कह रहे हैं, कि क्या सरकार 8 जुलाई तक फैसला ना लेकर और सुप्रीम कोर्ट से फैसले का इंतजार करके अपनी गर्दन बचा सकती है? क्या ये इनडिसिसिवनेस सरकार को भारी पड़ती हुई नजर नहीं आ रही है? देखिए, जितना इस मामले में डिले होगा, जितनी देरी होगी, उतना ही ये मामला बिगड़ेगा। अब वो महाराष्ट्र तक पहुंच गया है, झारखंड, गुजरात, बिहार, तो ये बात तो सही है कि राष्ट्रीय स्तर पर ये मामला होता जा रहा है। और मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती है कि आपने डीजी को तो हटा दिया, इस अध्यक्ष जो हैं एनटीए के प्रदीप जोशी जी, उनकी भूमिका पर कोई बात ही नहीं हो रही है। वो कई जगह रहे, यूपीएससी के भी चेयरमैन रहे, मध्य प्रदेश में भी रहे, राष्ट्र कई जगह रहे, और कई बार सवाल उठे। जब व्यापन के वो थे तो वहाँ भी कई सवाल उठे। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनका कोई, लेकिन कम से कम उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए, उनको भी आँख इसलिए साफ करनी चाहिए कि भाई हाँ ये गड़बड़ी हुई है और इसकी हम जाँच करा। उनको ऐसा लग रहा है जैसे कोई अध्यक्ष ही नहीं। तो कम से कम अगर इस मामले में शीर्ष, देखिए आप इसको पकड़ लें, उसको पकड़ लें, 4 बिहार से पकड़ लें, ये तो बीच वाले हैं जो कैरियर हैं। असली इस तरह के मामलों में, घोटालों में जो बड़ी मछलियां हैं, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे नीट हो, सर आपने यहाँ पर क्यों कहा कि एनटीए की तरफ से चेयरमैन सामने नहीं आ रहे हैं? अब एनटीए की तरफ से अगर कोई सामने आ रहा है पहले और वो कह रहा है कि हम जांच कराएंगे, तब तो ये कहा जा रहा था कि साहब इनकी कोई विश्वसनीयता ही नहीं बची है। ये किस मुंह से आकर कह रहे हैं कि साहब हम जांच कराएंगे? तो अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो शिक्षा मंत्रालय की बनती है ना, अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो शिक्षा मंत्री को लेनी होगी। शिक्षा मंत्री की बनती है और शिक्षा मंत्री ने बड़ी संवेदनशीलता से कहा कि हम नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं। रोमाना जी, इस चीज़ को आप समझना चाहिए हम लोगों को कि कई ऐसे मुद्दे हैं ना, उनके जब हम वस्तुनिष्ठ उत्तर ढूंढने लगते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पे समाज जैसे चलता नहीं है। ये थोड़ा नुआंस्ड मामला है, इसमें कई परत दर परत उसमें इन्वॉल्व हैं। मेरे ख्याल से जब तक, देखिए क्रिमिनल सिस्टम का क्या मतलब, जस्टिस सिस्टम का क्या आधार होता है कि कोई भी जो है निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो जब तक कि गहन छानबीन नहीं हो जाएगी
तब तक इस प्रकार से कोई भी एक निर्णय ले लेना वो उतना ही अन्यायपूर्ण होगा जितना कि कहा जा रहा है कि क्यों डिले हो रहा है। गहन छानबीन की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जब तक गहन छानबीन ना हो जाए। सर यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम चलता है ना, ये पूरा एक साल का मामला है, छात्रों का भविष्य है, पूरा का पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगा। काउंसलिंग तो रोकी नहीं गई है अभी फिलहाल, एक तो लेकिन वो कैंसिल हो जाएगी और उस काउंसलिंग का कोई मतलब नहीं बचता है जब इतने प्रश्न चिन्ह इसी पेपर पर लगे हुए हैं। जल्दी से एक बात स्पष्ट कर दूं कि जब कोविड आया था तो भी तो डिटेल हुआ था ना, और डिटेल होने के बाद भी सारे विश्वविद्यालय फिर से अपने उस पर आ गए। तो ये कोई एक एक्सीजेंसी है, एक एक्सीजेंसी में ऐसी समस्या हो रही, रोज रोज के लिए तो ये रूटीन पर्पस तो है नहीं। अगर एक एक्सीजेंसी में हो गई है तो उसके ऊपर कवर अप करने से अच्छा है कि थोड़ा सा रुक के संभल के समझ के तब उस पर कार्रवाई की जाए, तो मेरे ख्याल से वो नहीं यही तो कोई नहीं चाह रहा है कि इसको कवर अप किया जाए, इसी वजह से तो चाह रहा है कि सब पूरी तरीके से पारदर्शिता रहे, और पूरी तरीके से पारदर्शिता रहे तो वो नीट का पूरा एग्जाम आप रद्द कीजिए और आप नई रीटेस्ट की डेट लेकर आइए, ताकि ये छात्र जो बीच में लटका हुआ महसूस करें, ये स्थिति तो ना हो ना। नीट पेपर लीक मामले के बहाने बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जबरदस्त तरीके से चल रहा है। आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, कह रहे हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ पेपर लीक के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया की पत्नी की सीएम नीतीश कुमार के साथ तस्वीर दिखाकर कई सवाल जो खड़े किए गए हैं मनोज झा की तरफ से। इस पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष का रिएक्शन अब आ गया है। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की तस्वीर तो किसी के साथ भी हो सकती है। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी संजीव मुखिया की पत्नी की तस्वीर नीतीश कुमार के साथ है। इस तस्वीर का हवाला देते हुए राज्यसभा सांसद मनोज झा, जो आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने कई सवाल पूछे हैं और कहा है कि नीतीश कुमार के साथ इस तस्वीर पर सफाई दे जेडीयू और बताए कि जेडीयू के वो किस तरह से संपर्क में संजीव मुखिया था, उसकी पार्टी में था, तो इस बारे में क्यों न कहा जाए कि नीतीश कुमार की पार्टी के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। आप तो जानते ही कि हमारे नेता अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं, और जो भी है नीट के मामले में जो भी धांधली है, जो भी चीज़ हुआ है, आप सब लोग समझते हैं कि तार कहाँ से जुड़ा हुआ है। उनका चेहरा भी उजागर हुआ है और बहुत जल्द ही वो बख्शे नहीं जाएंगे जो बच्चे के जीवन से खिलवाड़ करते हैं, चाहे कितनों बड़ा नेता के बने वो नज़दीकी हो। और जहाँ से नज़दीकी आप सब समझते हैं और सब लोग जानते हैं इस चीज़ को, बहुत जल्द ही जिनसे तार का जुड़ा हुआ है वो पर्दा पर आ जाएगी और सब सरकार पूरा संवेदनशील है, सरकार एकदम कार्रवाई करेगी। प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस तस्वीर को आप किस रूप में ले रहे हैं? क्या वो जेडीयू में है या जेडीयू से नहीं है? ये तो पार्टी के हमारे नेता हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो एक तरफ बिहार में नीट पेपर लीक आरोपी पर आरजेडी वर्सेस जेडीयू के बीच ये घमासान, और दूसरी तरफ दिल्ली में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। एनएसयूआई की तरफ से मार्च किया जा रहा है संसद की तरफ। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं जैनेंद्र से कहां तक पहुंचा है एनएसयूआई छात्रों का ये कारवां। बिल्कुल रोमाना, जंतर मंतर से छात्रों का ये जो मार्च है ये संसद भवन की तरफ रवाना हुआ है। संसद मार्ग पर फिलहाल है, हालांकि जाहिर सी बात है इन सबको यहाँ पर रोका जाएगा। बड़ी संख्या में पुलिस बंदोबस्त है। देख सकते हैं आपकी बैरिकेड तक पहुंच चुके हैं तमाम जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं। इनसे बात करते हैं, आप लोग पार्लियामेंट तक क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों के साथ खेल किया है। पिछले 1 महीने में नीट यूजी, नीट पीजी, यूजीसी नेट, सीएसआईआर और तमाम पेपरों को इन लोगों ने स्थगित और लीक किया। लाखों करोड़ों का ये पेपर लीक का माफिया है और इस पे कदम तो उठा रही है सरकार। सिर्फ कदम के नाम पे खाना पूर्ति कर रही है, हर दूसरे दिन कोई पेपर लीक कर देती है और उसकी अनाउंसमेंट बाद में कर देती है। छात्रों का भविष्य अधर में है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते और नीट जैसी बेईमान संस्था को बैन नहीं करेंगे, एनटीए जैसी बेईमान संस्था को बैन नहीं करेंगे, तब तक एनएसयूआई सड़कों पे, संसद में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इसकी आवाज उठाती रहेगी। आप देख सकते हैं रोमाना, ये संसद मार्ग की तस्वीरें हैं। जंतर मंतर के ठीक पास में बैरिकेड पर तमाम जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं वो चढ़े हुए हैं और साफ तौर पर सियासी घेरेबंदी, केंद्र सरकार की, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, दोबारा से नीट परीक्षा आयोजित करने की मांग की जा रही है और एनटीए
जो इन तमाम परीक्षाओं को कंडक्ट करता है, जिसकी कार्यशैली पर तमाम सवाल खड़े हुए हैं, जिसके प्रमुख को भी अब सरकार ने खुद हटा दिया है, उसको भंग करके नई संस्था बनाने की मांग लगातार की जा रही है। इसमें ज्यादातर एनएसयूआई के नेता और कार्यकर्ता हैं, कुछ नीट के अभ्यर्थी भी हैं जो लगातार जंतर मंतर पर काफी समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये कुल मिलाकर के संसद सत्र के पहले दिन सियासी घेरेबंदी मोदी सरकार की, और खासतौर पे निशाने पर धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने शुरुआत में बचाव किया पेपर लीक का, और घिरने के बाद एक तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही है सरकार, और उसी आक्रामकता को तमाम जानकारी के लिए एनएसयूआई, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, जो कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई है, उसी से जुड़े ये छात्र प्रदर्शन करते हुए नीट, एनटीए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ